हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग 12th की हिस्ट्री की कड़ी में पहला चैप्टर का लेक्चर नंबर ये 5 होगा। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है तो वहाँ भी जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर बेहतर मार्क्स के लिए तैयारी करना है तो निश्चित रूप से आप लोगों को ये लेक्चर जो मैं बता रहा हूँ ये निश्चित रूप से देखना है, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कवर होता चला जाए। जब ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कंप्लीट रहेगा तभी जाके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। विदाउट मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव से आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। पास होना एक अलग बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ जो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब किए हैं वो मैक्सिमम मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट है, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि कृपया अपने जो भाई बहन हो या साथी हो 12वीं वाले, उन तक ये जरूर हिस्ट्री का क्लास पहुंचा दीजिएगा। ये भी आपकी जिम्मेदारी है। बाकी आप लोगों का क्लास भी हिंदी ग्रामर का चलता रहेगा। अगर भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करना हो तो उसे भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताया कीजिए, जरूर चालू होगा। तो चलिए आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान रहे थे। उसका लेक्चर नंबर ये क्या है, 5 है। लेक्चर नंबर क्या है, 5 है। ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड इस चैप्टर में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे उसके नगर योजना के बारे में। मतलब हड़प्पा सभ्यता के टाउन प्लानिंग के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए नगर योजना में क्या है, तो बोला जा रहा है हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे मेन विशेषता है वो क्या है, तो यही नगर नियोजन। पूछा भी जाता है हड़प्पा सभ्यता जो है किस प्रकार की सभ्यता है या थी, तो क्या बताइएगा, नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता मतलब उसका नगर योजना को जो है प्लानिंग क्या था, मतलब योजना किस प्रकार से था, उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला जा रहा है इसका नगर नियोजन इस प्रकार है, इस प्रकार से नगर नियोजन है। तो नगर नियोजन की विशेषता हम लोग पहले जानेंगे सड़क व्यवस्था के बारे में। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो है सड़क व्यवस्था किस प्रकार का था। तो देखिए बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो वहां की जो है सड़क कैसी थी, समतल एवं चौड़ी थी। और फिर यहाँ मोहनजोदड़ो दिया गया है। तो ये मत सोचिएगा जो आप बता रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में और शुरू कर दिए मोहनजोदड़ो के बारे में, तो ऐसा बात नहीं है। हड़प्पा सभ्यता एक पूरा सभ्यता था और मोहनजोदड़ो क्या है, उसका एक नगर है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में भी हम पढ़ेंगे तो भी वो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही आएगा, इसीलिए याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो की जो है एक प्रमुख विशेषता क्या है, तो उसकी समतल और चौड़ी सड़कें थी। ये मैं पहले लिखा हुआ बता देता हूँ। ये लिखा हुआ देख के आप लोगों को डरना नहीं है। ये इतना भले ही देखने में आप लोगों को लग रहा है, लेकिन मैं अभी चलते चलते आप लोगों को याद करवा दूंगा। सिर्फ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता क्या थी, तो उसकी सड़क जो है समतल एवं कैसी थी, चौड़ी थी। उसके बाद यहाँ की जो है मुख्य सड़क, इसकी चौड़ाई कितना था, तो 9.15 मीटर चौड़ी थी। मतलब 9.15 मीटर चौड़ी सड़कें थी यहाँ की मुख्य सड़क। बोला जा रहा है जिसे पूराविदों ने राजपथ कहा है। मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे चौड़ी सड़क थी वो लगभग 9.15 मीटर, समझ सकते हैं अभी के रोड के चौड़ाई के बराबर था उस टाइम में। हड़प्पा सभ्यता कब का था समझिए, उस टाइम में वे लोग इतना विकसित थे। तो बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य सड़क था वो कितना चौड़ा था, तो 9.15 मीटर चौड़ा था, जिसे पुराविद ने क्या कहा है, तो राजपथ कहा है। पुराविद किसे बोलते हैं, तो जो पुरातत्व के बारे में जानकारी रखते हैं या पुरातत्व से संबंधित जो विद्वान रहते हैं या वैज्ञानिक रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पुराविद। हालांकि इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं तो। अगर नहीं भी देखते हैं तो भी आप लोग प्रयास कीजिएगा, जो रेगुलर जरूर देखा कीजिए। अगर आप 12th के नहीं है तो प्रयास कीजिए अपने भाई या दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिए, ताकि मैं जो इतना मेहनत से बना रहा हूँ ये भी कुछ सफल हो सके। उसके बाद है जो अन्य सड़कों की चौड़ाई कितना है, 2.75 से 3.66 मीटर तक की थी। मतलब यहाँ की मेन सड़क की जो चौड़ाई थी वो कितना था, 9.15 मीटर, जिसे क्या कहा मतलब पुराविदों ने राजपथ। जैसे अभी मान लीजिए हमारे देश का जो सबसे चौड़ा सड़क है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, NH बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NH। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे।
तो बोलते हैं जैसे हमारे देश में वर्तमान टाइम में जो सबसे चौड़ी सड़क है उसको क्या बोलते हैं, NH। उसके बाद जो चौड़ी है उसको बोलते हैं हम लोग SH। क्या बोलते हैं, SH, मतलब स्टेट हाईवे। तो उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के काल में जो सबसे चौड़ी सड़क थी उसकी चौड़ाई कितनी थी, तो 9.15। अगर ये डेटा आप लोग याद रख लेते हैं तो समझ लीजिए और बेहतर है। अगर आप सब्जेक्टिव में लिखिएगा तो ये आप लोगों को काफी नंबर दिलाएगा अच्छे से। तो याद रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे चौड़ी सड़क जिसकी चौड़ाई कितनी थी, 9.15 मीटर, और पूरा विद ने उसे क्या कहा था, तो राजपथ। जैसे अभी वर्तमान के टाइम में जो सबसे चौड़ी सड़क है हम लोगों के देश का या राज्य का, मतलब देश की सबसे चौड़ी सड़क, तो उसको बोलते हैं NH, मतलब नेशनल हाईवे। और राज्य की जो सबसे चौड़ी सड़क होती है उसको बोलते हैं हम लोग SH, मतलब स्टेट हाईवे। तो उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे चौड़ी सड़क थी उसको पूरा विद ने नाम क्या दिया, राजपथ। उसके अलावा जो दूसरा सड़क था, मतलब उसके अन्य सड़क, उसकी चौड़ाई लगभग 2.75 से लेकर 3.66 मीटर तक थी। उसके बाद जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब नगर नियोजन का विकास जो है या निर्माण जाल पद्धति के आधार पर किया गया था, इसीलिए इसका प्रत्येक सड़क जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब क्या होता है, तो जहां 90 डिग्री का कोण बने। 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब दोनों सड़क सीधा हो। ऐसे में जब सीधा रहेगा तब ये यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, ये भी 90 डिग्री कोण बनेगा, मतलब समकोण पर काटेगा। अर्थात समझ सकते हैं हम, जो हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क था वो एकदम क्या था, सीधा था। जब ये सीधा होगा तब ये जाके ये क्या करेगा, एक दूसरे को समकोण पर काटेगा। तो वही बोला जा रहा है, चूंकि जाल पद्धति के आधार पर यहाँ के सड़कों का निर्माण किया गया था, इसलिए यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को कहाँ काटती थी, समकोण पर, जिससे नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था। मतलब सड़क जो एक दूसरे पर समकोण पर काटती थी, जिसके कारण सड़क क्या हो गया था, तो कई भागों में खंडित हो गया था। जैसे मान लीजिए यहाँ केवल 2 सड़क एक दूसरे को काटा है तो कै भाग में बट गया, 4 भाग में बट गया। उसी प्रकार से मान लीजिए एक और अगर सड़क इसको काट दे तो कितना भाग में बट गया, 6 भाग में बट गया। तो उसी प्रकार से मतलब वहां का जो सड़कें थी मतलब चौड़ी, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसके कारण नगर जो है क्या होता था, कई भागों में बट जाता था। और इस पद्धति को क्या नाम दिया था, तो ऑक्सफोर्ड सर्कस। क्या नाम दिया, ऑक्सफोर्ड सर्कस। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव ही बनेगा। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन जो है समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीनों प्रकार के प्रश्न के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दीर्घ उत्तरीय के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव तो बनता ही है। तो देखिए पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क था वो मतलब जाल पद्धति के आधार पर निर्माण किया गया था, जिसके कारण शहर जो है कई भागों में बट जाता था। और उस पद्धति को अगर पूछा जाए क्या बोलते थे या क्या नाम देते थे, तो याद रखिएगा ऑक्सफोर्ड सर्कस उस पद्धति का नाम दिया गया था। उसके बाद बोला जा रहा है सड़कें मिट्टी की बनी थी एवं सफाई की समुचित व्यवस्था थी। मतलब सड़क जो है किस चीज का बना था, मिट्टी का बना था, और उसकी सफाई के लिए मतलब उचित व्यवस्था किया गया था। उसके बाद है जो मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरों के बने होने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब मोहनजोदड़ो में जो है एक रोड ऐसा भी मिला है जिसके दोनों ओर क्या था, तो चबूतरा बना हुआ था, और उस पर मतलब संभवतः अनुमान लगाया जाता है जो इन चबूतरों पर बैठकर दुकानदार वस्तुओं की बिक्री करते होंगे। मतलब उस चबूतरा से अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों द्वारा, जो इस चबूतरा पर बैठ के जो है संभवतः लोग क्या करते थे, तो सामान बिक्री किया करते थे। जैसे अभी जो शहर में जाइएगा तो शहर में देखिएगा रोड के किनारे जो चबूतरे बने होते हैं उस पे बैठ के जो है व्यापारी सब या जो छोटा मोटा खुदरा व्यापारी सब रहते हैं वो मतलब उस पे बैठ के अपना सामान बिक्री करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से इतिहासकार अनुमान लगाते थे जो उस टाइम में जो सड़क के दोनों किनारे चबूतरे बने होते थे उस चबूतरा का यूज कहाँ करते थे, तो सामानों को खरीद बिक्री करने के लिए। उसके बाद है जो हमलावरों से सुरक्षा के लिए नगर के चारों ओर खाइयां थी, और हमलावर से सुरक्षा के लिए सड़क के चारों ओर क्या था, खाई था, मतलब नहर टाइप से खुदाया हुआ था। तो चलिए ये तो हो गया हमारे मतलब जो देख के पढ़ दिए उस मतलब इस टाइप से। अगर वैसे आप लोग मौखिक रूप से सुनना चाहते हैं तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की जो सबसे मेन विशेषता क्या है, तो वहाँ की चौड़ी सड़कें।
और वहां की चौड़ी सड़कों में सबसे चौड़ी जो सड़क थी उसका मतलब चौड़ाई कितना था, तो 9.15 मीटर था, और जिसे पूरा विद ने क्या कहा था, तो राजपथ कहा था। उसके बाद अन्य जो सड़क था जिसकी चौड़ाई 2.75 से लेकर के 3.66 मीटर तक की थी। उसके बाद यहाँ की सड़क का जो निर्माण किया गया था जाल पद्धति के आधार पर किया गया था, जिसके कारण वहाँ की सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और जब समकोण पर काटेंगे तो सड़क क्या होगा, सड़क बोल रहे हैं, शहर जो है कई भागों में विभक्त हो जाएगा। और इस पद्धति का नाम क्या दिया गया था, तो इस पद्धति का नाम दिया गया था ऑक्सफोर्ड सर्विस। क्या दिया गया था, ऑक्सफोर्ड सर्कस, ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया था। और यहाँ की सड़कें जो है मिट्टी की बनी थी और इसकी साफ सफाई की एकदम समुचित व्यवस्था था। उसके बाद क्या था, तो मोहनजोदड़ो में जो एक ऐसा सड़क मिला जिसके दोनों ओर क्या बना हुआ था, चबूतरा बना हुआ था। तो इतिहासकारों ने इससे अनुमान लगाया जो इस चबूतरे का यूज कहाँ किया करते थे, तो संभवतः लोग इसकी चबूतरे का यूज में जो है खरीद बिक्री करने के लिए किया करते थे। उसके बाद है जो हमलावरों से सुरक्षा के लिए वहाँ क्या था, तो चारों ओर जो है खाई बना हुआ था। जैसे सुरक्षा के लिए हम लोग दीवार बनाते हैं उस टाइप से हड़प्पा वासी क्या करते थे, तो चारों साइड से जो है एकदम खाई बना देते थे। तो ये हो गया मेन रूप से सड़क व्यवस्था के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, और संभव हो सके तो ये सब लिख लेने का प्रयास कीजिएगा सेम टू सेम। अगर लिखने के बाद आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो भरोसा कीजिए 100% आप लोगों को लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा, जैसे मैंने सुनाया है उस टाइप से। और उस टाइप से याद हो गया तो समझ लीजिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक सब्जेक्टिव भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आप नहीं बना सकते हैं। तो चलिए उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, तो जल निकास प्रणाली। तो मोहनजोदड़ो की जो है नगर योजना की एक और प्रमुख विशेषता क्या है, तो यहाँ की जो है प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली, मतलब वहाँ का जो है जल निकासी प्रणाली काफी दुरुस्त था। अभी जैसे हम लोग के शहर है, मान लीजिए हम लोग दरभंगा में रहते हैं, दरभंगा मेरा क्या है, होम टाउन है। तो दरभंगा में भी मान लीजिए नगर क्या बोलते हैं, नगर नियोजन होने के कारण भी समझिए वहां भी अभी तक नाला का व्यवस्था इतना ठीक नहीं है जैसे ये सब करके रखे थे उस टाइम में। समझिए अभी भी आप लोग मान लीजिए दरभंगा में कहीं बारिश में पकड़ा गए तो आप लोग सड़क का हाल देखिएगा, इतना बुरा रहता है। समझिए एकदम जान बराबर पूरा पानी उसमें क्या रहता है एकदम सड़क पे। जब तक बारिश होगा तब तक पूरा भरा रहेगा, बारिश होने के 2-3 घंटे बाद तक मतलब तब पानी जाकर कहीं ठीक ठाक होता था। तो सोच सकते हैं जब हम लोग अभी इतना टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ चुके हैं तब तक हमारा मतलब जल निकासी प्रणाली इतना दुरुस्त नहीं होता है, वो भी नगर नियोजन वाले जिले में, शहर में। तब मतलब सोच सकते हैं जो हड़प्पा वासी इतना पहले मतलब ये सब मतलब इस समय क्या थे, एकदम दुरुस्त थे। तो यही बोल रहा है जो मतलब मोहनजोदड़ो की एक और प्रमुख विशेषता क्या है, तो यहाँ की जो है प्रभावशाली जल निकास प्रणाली, मतलब जल निकास प्रणाली इन लोगों का काफी बेहतर था। उसके बाद बोल रहा है जो यहाँ की अधिकांश भवनों में निजी कुएं स्नानागार होते थे, मतलब वहाँ का जो भवन था उसमें निजी कुआं स्नानागार होते थे। कुआं तो जानते हैं आप लोग, पानी पीने के लिए जिसका यूज करते हैं। और स्नानागार किसे बोलते हैं, तो जिसमें हम लोग स्नान करते हैं उसे बोलते हैं स्नानागार। जैसे अभी बाथरूम बोलते हैं हम लोग, स्विमिंग पूल बोलते हैं, उसी टाइम मतलब उसी प्रकार से हड़प्पा वासी जो यूज करते थे ये करते थे स्नानागार, मतलब स्नान के लिए जो घर होता था उसको बोलते थे स्नानागार, और अन्न के लिए जो घर रहता था उसको बोलते थे अन्नागार। तो याद रखिएगा। तो क्या बोला जा रहा है, जो वहाँ के अधिकांश जो भवन था उसमें क्या रहता था, तो निजी कुएं और स्नानागार होते थे। और भवन के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि की सभी का पानी जो है भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आता था। और जितना भी घर में शौचालय था, मान लीजिए किचन में यूज होता है, रसोई में होता है, स्नानागार में होता है, तो वहाँ सब जो भी यूज होता था जल, उसका जो वेस्ट जल रहता था वो सभी जो है भवन के छोटे छोटे नाली से निकलकर मतलब गली के नाले में मिल जाता था। उसके बाद क्या होता था, तो गली की नाली जो है, गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों से जोड़ा गया था। और गली का जो नाली था उसको क्या किया था, तो मेन सड़क के जो दोनों साइड बड़ा बड़ा नाला बना था उसके साथ क्या कर दिया था, तो उसको कनेक्ट कर दिया था, मतलब जोड़ दिया था। उसके बाद मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थरों अथवा शिलाओं के द्वारा ढका गया था, मतलब ढक दिया गया था। उसके बाद मुख्य सड़क के जो दोनों साइड बड़ा बड़ा नाली बना था उसको मतलब क्या किया था, पत्थर अथवा शिलाओं से ढक दिया गया था। और मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों के पत्थरों अथवा शिलाओं से क्या कर दिया गया था, ढक दिया गया था।
उसके बाद नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट निकालने के लिए बीच बीच में क्या था, तो नर मोखे किसे बोलते हैं, तो जिसे हम लोग बोलते हैं मेन हॉल बनाए गए थे। मतलब मेन जो सड़क था उसके दोनों साइड जो नाली बनाया गया था उसको क्या करते थे हम, तो उस टाइम में मतलब बड़ा बड़ा पत्थर या उसको शिलाओं से ढक दिया करते थे, और साफ सफाई के लिए उसको बीच बीच में क्या करते थे, तो मेन हॉल छोड़ देते थे। जैसे अभी भी आप लोग अगर गौर कीजिएगा, कहीं नाला बन रहा होगा तो बीच बीच में क्या रहता है, तो एक हॉल छूटा रहता है, ताकि हम उसको समय समय पर समुचित सफाई कर पाएंगे। अगर सफाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वैसा ही जाम हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है, जो नालियों की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगरों में देखने को नहीं मिलता है, और जैसा नाली का व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता के काल में मिलता है उस प्रकार के जो है उस टाइम के किसी भी मतलब सभ्यता में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी मैंने इस प्रकार से आप लोगों को बता दिया है। अगर मौखिक सुनना चाहते हैं तो ये भी हम बता सकते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के जो है दूसरी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो वहां की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं उसी प्रकार आपको भी याद हो जाएगा, बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा और 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा जो सबसे मेन इंपोर्टेंट विशेषता क्या है, तो वहां की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली। तो जल निकास प्रणाली में हम लोग क्या जानेंगे, तो सिंपली समझिए, जो कहीं भी हम लोग घर बनाते हैं तो वहां जल का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, स्वाभाविक है करेंगे। तो उस प्रकार से यहाँ के भी मतलब जितना भी भवन था उसमें मान लीजिए कमरा में यूज करते हैं हम लोग, शौचालय में करते हैं, उसके बाद बाथरूम में हो गया। तो जहाँ जहाँ भी हम लोग यूज करते हैं पानी, उस प्रकार से वहाँ भी वो लोग मतलब यूज करते थे। और घर में मान लीजिए जो भी शौचालय होगा या बाथरूम होगा, जहाँ भी उस पानी के मतलब छोटे छोटे नाली के माध्यम से गली के नाली से क्या कर दिया गया था, तो वो लोग जोड़ दिए थे। और गली का जो नाली था उसको कहाँ जोड़ दिया था, तो मुख्य सड़क के दोनों साइड जो चौड़ी नाली बना था उसके साथ उसको क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था। और उस चौड़ी नाली को क्या कर दिया गया था, तो पत्थर अथवा शिलाओं के द्वारा ढक दिया गया था। और उसकी समुचित साफ सफाई के लिए क्या किया गया था, तो बीच बीच में जो है मेन हॉल छोड़ दिया गया था, ताकि उसको समय मतलब साफ कर दिया जा सके। और बोला जाए तो इस टाइम में मतलब हड़प्पा सभ्यता के काल में जो है अन्य कोई और सभ्यता नहीं मिलता है जहां इस प्रकार के जल निकासी प्रणाली बनाया गया था। तो चलिए, मैंने आप लोगों को आज हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में जानकारी दिया हूं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका जो तीसरा पॉइंट होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसको नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप 12th के स्टूडेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप लोग 12th वाले स्टूडेंट के पास जरूर इसे शेयर कर दिया कीजिए, ताकि मैं जो इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ वो किसी के काम आ सके। लाइट कट गया है।